नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों का टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम सभी लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से अब 6 पार्ट आप लोगों का चलेगा आज से। अब इस वीडियो में हम सभी लोग आईएएस के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आईएएस में इतिहास से संबंधित प्रागैतिहासिक काल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग याद रखिए कि ये मत सोचिए कि इसमें आईएएस के क्वेश्चन हैं। ये मत देखिए कि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से प्रागैतिहासिक काल का उठा के आईएएस लेवल का उठा के दे देता है तो सभी बच्चों जो हैं वो कन्फ्यूज हो जाएंगे और उनको टफ क्वेश्चन लगेगा, और जो विद्यार्थी पढ़े रहेंगे वो क्वेश्चन को मार कर आएंगे। और ये बात मान के चलिए कि लगातार क्वेश्चन का लेवल जो है वो टफ होता जा रहा है। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ये मानिए कि आप लोगों का 95% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते हैं तो मैं कंप्लीट आप लोगों का हिस्ट्री और पॉलिटी जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सब क्वेश्चन को एक एक करके आप लोगों को रिवाइज करवाता रहूँगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है। भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप के लिए जो होता है वो अस्तर विन्यास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। किसी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन अस्तर विन्यास पद्धति पर आधारित होता है। पुरातात्विक स्थल भिन्न भिन्न काल की प्राचीन बस्तियों के अवशेष होते हैं जो क्रमिक निक्षेप के रूप में होते हैं। इसी कारण एक स्थल का उत्खनन करने पर दूसरी बस्ती के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो सही नहीं है इसको ज़रूर देख लिए, सही है कि नहीं पूछा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। मतलब कि भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले ही कि पूरा पाषाणकालीन मानव जो अग्नि को जानता था लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना जानता था। अग्नि को जलाना जानता था सब कुछ, लेकिन उसका कैसे प्रयोग करना, खाना पकाना कैसे है, इसका प्रयोग वो नहीं जानता था। कब इसने प्रयोग करना जाना? नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी, सी और डी भी देख लेते हैं क्या इसमें सही है। तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुंडूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं, ये सही है। सी देखते हैं। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर श्रेणी में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली हुई है, ये भी सही है। जबकि डी देखते हैं। उत्तर भारत में ताम्र युग एवं आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। और हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है, तो ये भी सही है। तो देखते हैं पूरी व्याख्या। निम्नलिखित यद्यपि निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज हो चुकी थी, परंतु मानव इस अग्नि का उपयोग करना नहीं जानता था। इसलिए इस काल में मानव कच्चा मांस एवं कंदमूल ही खाता था और वास्तविक अर्थों में नवपाषाण युग में जाकर ही मानव अग्नि के उपयोग से परिचित हो सका, और इस युग में जाकर ही मानव अग्नि के उपयोग से परिचित हो सका है। तो आप लोग याद रखिएगा, नवपाषाण काल में ही उसने उपयोग करना सीखा अग्नि का। और जबकि अग्नि के बारे में वो कब से जान रहा है? तो अग्नि के बारे में वो निम्न पूरा पाषाण काल से ही वो जान रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई थी? तो ऑप्शन बी कालीबंगा में खोजी गई थी। तो याद रखिए कालीबंगा जो है प्रागैतिहासिक काल में, कालीबंगा में प्रागैतिहासिक काल में ही जो जोती गई भूमि है वो कब का है? प्रागैतिहासिक काल का है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, वर्तमान में श्रीगंगानगर का नाम क्या हो गया? हनुमान जिले में स्थित है ये, तो बदल दिया गया है नाम। जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित सैंधवकालीन स्थल कालीबंगा से प्राक सैंधव चरण के अवशेषों में प्रागैतिहासिक काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें आड़ी एवं तिरछी दो प्रकार की जुताई की गई है, जिसमें दो फसल चना एवं सरसों के साथ एक बोने का अनुमान लगाया जाता था। मतलब एक साथ बोने का अनुमान लगाया गया है। कौन सी दो फसल? इसमें हमें दो फसल कौन सी? चना एवं सरसों बोने का। और यहाँ पर कैसी जुताई की गई थी? आड़ी एवं तिरछी जुताई की गई थी। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही पूछा जाएगा। याद रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है कि कालीबंगा का संबंध किससे है? तो कालीबंगा का संबंध सैंधव सभ्यता से है, पाषाण सभ्यता से नहीं बल्कि सैंधव सभ्यता से। लेकिन वहाँ पे जो खेती के निशान मिलते हैं वो किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से। और जो कालीबंगा है वो किस जिले में है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ हो गया है। आड़ी तिरछी दो प्रकार की जुताई की गई है, जिसमें दो फसल चना एवं सरसों की बुआई एक साथ की जाती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं?
तो याद रखिए कि ऑप्शन डी बेलन घाटी से मिलते हैं। व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद के समीप बेलन घाटी में स्थित कोल्डियावा से लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह न केवल भारत अपितु विश्व में चावल का प्राचीनतम प्रमाण है। राजस्थान में बागोर एवं मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी में स्थित आहण नामक स्थान से ताम्र पाषाणी संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा क्या है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो काल के अनुसार आप लोग देखिए, मिलाइए, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन बी में क्या है, अबे बिली हो गया पहले पे, फिर एक्चुअली हो गया, फिर मुस्तारी हो गया और लास्ट में मगदालेनी आता है। तो याद रखिएगा इस तरह, अ पहले अक्षर आता है तो अबे बिली पहले आ गया, एक्चुअली उसके बाद फिर मुस्तारी, फिर मगदालेनी। इसकी भी व्याख्या हम आगे वीडियो में देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न में दी गई संस्कृतियाँ पुरापाषाण काल की 3 संस्कृतियों में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो अबेबेली संस्कृति जो है वो निम्न पुरापाषाण संस्कृति का प्राचीनतम उदाहरण है। इसका नामकरण उत्तरी फ्रांस की सोम घाटी के एब्बेबेली नामक स्थान पर प्राप्त होने के कारण इसका नाम रखा गया है। इस संस्कृति के उपकरणों में अधिकतर हस्त कुल्हाड़ियाँ जो हैं प्राप्त होती हैं और सोम घाटी के सेंट एस्चुली नामक स्थान से निम्न पुरापाषाण कालीन एस्चुलियन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से भी हस्त निर्मित कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जबकि मुस्तालियन संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल की एकमात्र संस्कृति, याद रखिएगा, म से मध्य पुरापाषाण काल और म से मुस्तारियन संस्कृति जो है वो सिर्फ एक ही ऐसी संस्कृति है जो मध्य पाषाण काल का एकमात्र संस्कृति मानी जाती है। इसके निर्माता नियंडरथल मानव को माना जाता है और नियंडरथल मानव कहाँ के थे, ये जर्मनी में ही पाई गई है। तो फ्रांस को ली मुस्तेलियन गुफा इस संस्कृति का स्थल माना जाता है। इस संस्कृति में मुख्यतः फलक उपकरण प्राप्त होते हैं, जबकि मगदालिनी संस्कृति उच्च पुरापाषाण काल की सर्वोच्च एवं अंतिम संस्कृति है। इस काल की गुफाओं की चित्रकला में रेंडियर के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, उसको बनाकर क्वेश्चन लिख लीजिए कहीं पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो ये कितनी बार मैंने बता दिया है, इसको व्याख्या हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ऑप्शन बी गुफकराल इसका आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं कि डी टेरा यो पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में खोजे गए नवपाषाणिक स्थल गुफकराल से गर्तावास के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ मानव झील के किनारे गर्तावासों में रहता था। यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहाँ पर मानव जो था झील के किनारे रहता था एवं गर्तावास में रहता था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मानव गर्तावास में रहता था, लेकिन वो गर्तावास कहाँ थे, झील के किनारे बने हुए थे। ऐसा वह अत्यधिक ठंड से बचने के लिए करता था। गुफकराल शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, कुम्हार की गुफा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची जो 2 है उससे मिलाएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मिलाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन ए के तहत हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं किसका किसका क्या होगा। तो PGW अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है। तो हड़प्पा युग से संबंधित है चित्रित धूसर मृदभांड। दूसरा क्या है, काले एवं लाल मृदभांड किससे संबंधित है। पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग से काले एवं लाल मृदभांड संबंधित है। NBPW अर्थात उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड किससे संबंधित हैं। तो मौर्य युग से संबंधित हैं। जबकि RPW अर्थात लाल पालिश वाले मृदभांड किससे संबंधित हैं, गुप्त युग से संबंधित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उठा के इसमें से देगा कि काले और लाल मृदभांड किस युग से माने जाते हैं या लाल पालिश वाले मृदभांड किससे संबंधित हैं। बहुत से अच्छे पढ़ने वाले लड़के जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, चारों यहाँ पे है, चारों अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। यद्यपि PGW चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, परंतु कुछ उत्तर हड़प्पाई स्थल जैसे रोपड़, भगवानपुरा, आलमगीरपुर, दधेरी, नागर, कपाल, लोन आदि से भी PGW मृदभांड पाए गए हैं। काले एवं लाल मृदभांड का संबंध पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग अर्थात नवपाषाण काल से ही स्थापित किया जाने लगा है। इसके साथ ही उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड जो होते हैं वो मौर्य युग से संबंधित माने जाते हैं। जबकि RPW अर्थात लाल पालिश वाले मृदभांड जो है मौर्योत्तर युग अर्थात तथा गुप्त युग, ये दोनों से संबंधित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंध है। तो देखते हैं ऑप्शन बी 1 और 2 जो है वो महापाषाण कालीन संस्कृति जो दक्षिण भारत में स्थित थी से संबंधित है। तो 1 2 क्या है, ये पहला क्या है, गोलास्म
पाषाणों से संबंध समाधान एवं काले एवं लाल मेदभांडों का प्रयोग। तो वहाँ पर जो गोले पाषाण होते थे पत्थर का प्रयोग समाधान के लिए किया जाता था और दूसरा काले एवं लाल मेदभांड का प्रयोग भी किया जाता था। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के बाद महापाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। इस महापाषाण संस्कृति का काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस संस्कृति के लोग अपनी कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। इस गोलात्म पाषाणों से संबंध जो समृद्ध समाधानों में जो बड़े बड़े लोग जो ढके जाते थे, जो अमीर थे, उनके समाधान के साथ क्या रखे जाते थे, काले एवं लाल मेदभांड तथा लोहे के बने औजार भी उस समाधान में पाए गए हैं, तो वहाँ पर रख दिए जाते थे। जो अमीर होते थे उनके साथ काले और लाल मेदभांड भी रखे जाते थे जब वो मर जाते थे साथ में, और लोहे के बने औजार भी उनके साथ रख दिए जाते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत विद्याविद तथा संस्थान, इसमें कौन किससे संबंधित था, इसको मिलाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो मिलाकर देखते हैं कि विलियम जोन्स किससे संबंधित थे। तो विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित थे। जबकि मार्टिमर व्हीलर किससे संबंधित थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित थे। जबकि कॉलिन मैकेंजी किससे संबंधित थे, तो भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित थे। और एच.डी. संकालिया महोदय किससे संबंधित थे, तो दक्कन कॉलेज से संबंधित थे। व्याख्या देखते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सर विलियम जोन्स ने एशिया के पुरावशेष एवं कलाओं एवं विज्ञानों तथा साहित्यों के अध्ययन के संबंधित उद्देश्यों से प्रेरित होकर कलकत्ता में 15 जनवरी 1784 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये पूछा गया है कि कब स्थापना की थी किसकी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, तो 15 जनवरी 1784 में की थी, याद रखिएगा। और ये भी पूछा गया है कि विलियम जोन्स जो कौन थे, तो पूछा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का 4 ऑप्शन देगा, 4 व्यक्ति का नाम देगा, उसमें पूछा जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन रहा है, तो उसमें विलियम जोन्स आपको मारना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग देखिएगा अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। वैज्ञानिक उत्खनन के समर्थक जो हैं सर मार्टिमर व्हीलर 1944 से 60 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था, तो मार्टिमर व्हीलर महोदय ही जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वही नियुक्त थे जब भारत आज़ाद हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अतिरिक्त एच.डी. संकालिया जो है पूना स्थित दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे, जबकि मैकेंजी भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो ऑप्शन सी कर्जन के काल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में इसकी स्थापना की गई थी। तो व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में की गई थी, याद रखिएगा 1904 न कि 1905, 1904 में की गई थी। इसके तहत भारत के प्राचीनतम स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन एवं रक्षण कार्य किया जाना निर्धारित किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन, रक्षण का कार्य किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया है, तो लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया है। जबकि इसकी मरम्मत के लिए सर्वप्रथम 50,000 पाउंड की रकम निश्चित की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो प्राचीन स्मारक हैं उसको संरक्षित करने के लिए किस गवर्नर जनरल ने 50,000 पाउंड की रकम जो थी वो दी थी, तो कर्जन के काल में दी गई थी। तो याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है कि कितनी रकम दी गई थी, तो 50,000 पाउंड दी गई थी। यद्यपि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के जन्मदाता कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो इतने क्वेश्चन बना के क्वेश्चन लिखिए, पक्का आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप लोग किताब भी नहीं पढ़ते हैं तब भी बहुत ही है क्वेश्चन आंसर करने में ही। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, 1, 2 और 4 ये जो हैं जैसे कि जीवाश्म हो गए, हाथ की कुल्हाड़ियाँ हो गई और अस्थि अवशेष, ये जो किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल हेतु स्रोत सामग्री के रूप में जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ एवं अस्थि पंजर जो हैं के साथ पत्थर के औजार उपयोगी माने जाते हैं। जबकि मृदभांड कब का है, तो मृदभांड जो है वो नवपाषाण काल में पाया जाता है। जबकि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें इससे जानकारी मृदभांड जो था वो प्रागैतिहासिक काल में नहीं पाया जाता था, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, तो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ऑप्शन ए अतिरमपक्कम नामक स्थान से मिली हैं। ये पहले भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तमिलनाडु प्रांत के कोर्तेयाल घाटी, पूछता है कि कोर्तेयाल घाटी कहाँ पे है, तो कोर्तेयाल घाटी तमिलनाडु प्रांत में स्थित है। तो तमिलनाडु प्रांत के कोर्तेयाल घाटी में स्थित अतिरमपक्कम स्थल से पूर्व पाषाण काल से संबंधित बड़ी संख्या में अवशेष पाए गए हैं, जिनमें कुल्हाड़ियाँ हो गई, क्लीवर आदि उपकरण का प्रमुख उल्लेख किया गया है।
क्वेश्चन 6 क्या है कथन एवं कारण से संबंधित है। तो कथन देखते हैं। ए दक्षिण भारत के महापाषाणिक मध्यभांडों का रंग जो होता था, अंदर का रंग काला होता था, जबकि बाहर का रंग जो होता था लाल होता था। जबकि कारण क्या है, आर देखते हैं। इन रंगों के मध्यभांडों पर अलग से पुताई हुई होती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो अर्थात जो है इन रंगों के मध्यभांडों पर अलग से पुताई हुई होती थी, क्योंकि दक्षिण भारत के पाषाणिक मध्यभांडों का अंदर का रंग क्या होता था, लाल काला होता था, और जबकि बाहर का रंग लाल होता था। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। महापाषाणिक संस्कृति मुख्यतः अपनी सावधान प्रणाली के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, सावधान प्रणाली के लिए महापाषाण संस्कृति जानी जाती है। इस काल के कब्रों में लोहे के औजार तथा काले एवं लाल रंग के मृदभांड अधिक संख्या में पाए गए हैं। इन मृदभांडों के अंदर का रंग काला होता था और जबकि बाहर का रंग लाल होता था, जो इन पर अलग से पुताई किए जाने के कारण किए गए हैं। तो याद रखिएगा, लोहा एवं काले रंग लाल मृदभांड का प्रयोग किया गया है। और अंदर का रंग कैसा होता था, तो याद रखिएगा, व्यक्ति जो होता है वो अंदर से काला होता है और बाहर से लाल होता है। तो अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार प्राप्त होते हैं। तो पूर्व प्रस्तर युग के कौन से अधिकांश प्राप्त होते हैं, किससे बने होते थे, तो ऑप्शन ए स्फटिक के बने होते थे। व्याख्या देखते हैं। पूर्व प्रस्तर युग में क्वार्टजाइट अर्थात स्फटिक प्रमुख कच्चा माल होता था, जिससे औजार बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व पाषाण काल में जो औजार जो बनाए जाते थे उसके लिए कच्चा माल के रूप में किसको प्रयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा, क्वार्टजाइट, और उसी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं कि स्फटिक बोलते हैं। तो औजार के रूप में, कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके विपरीत मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट की जगह, अब देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट की जगह क्या प्रयोग होने लगा था, जैस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का औजार के निर्माण में प्रयोग होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो पूरा पाषाण संस्कृति से कौन सा औजार संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी है, सिल्ट संबंधित नहीं है। पूरा पाषाण संस्कृत के प्रमुख औजार थे, क्या थे, कुल्हाड़ी, गाड़ासा, बिदारणी एवं पेबुल। पेबुल ऐसे उपकरण होते थे जो नदियों में लुढ़कते लुढ़कते चिकने एवं नुकीले हो जाते थे। इसके विपरीत जो है सिल्ट जो है प्रारंभिक कुल्हाड़ियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता है। तो सिल्ट किससे संबंधित है, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल या दूसरा समाधि स्थल और तीसरा बस्ती एवं समाधि स्थल, इसको मिलाना है। तो इनमें से कौन से युग्म सही सुमिलित किए गए हैं, तो ऑप्शन डी, तीनों जो हैं वो सही सुमिलित हैं। अर्थात बस्ती स्थल किससे संबंधित है, चिरांद, और चिरांद कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। जबकि समाधि स्थल कहाँ पे है, ये पोरकालम में स्थित है। पोरकालम कहाँ पे है, केरल में स्थित है। जबकि तीसरा है बस्ती एवं समाधि, ये कहाँ पर स्थित है, ये पिकली हल में स्थित है। पिकली हल कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और बस्ती एवं समाधि स्थल अर्थात आवास स्थल भी कहाँ पे है, ये पिकली हल कर्नाटक में स्थित है। तो देखते हैं व्याख्या। बिहार में स्थित चिरांद से पाषाणकालीन सरकंडे के घरों के अवशेष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के पिकलीहल में आवास स्थल एवं समाधि स्थल तथा केरल के पोरकालम से समाधि स्थल एवं बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थल दिया गया है और संस्कृति दिया गया है, इसको मिलाना है। तो चौपानी मांडू किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से चौपानी मांडू संबंधित है। कुल्ली किससे संबंधित है, पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। जबकि अद्रमपक्कम किससे संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और इनाम गांव किससे संबंधित, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। क्या देखते हैं। तमिलनाडु के अतरमपक्कम से पूरा पाषाण काल के हैंडेक्स प्राप्त होते हैं। चौपानी मांडू इलाहाबाद के पास स्थित मध्य पाषाणकालीन एक प्रमुख स्थल है, जहां से तीनों काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। याद रखिएगा, चौपानी मांडू से, जो कि इलाहाबाद के समीप स्थित है, यहाँ पे तीनों काल के प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृत का एक स्थल है, कौन सा, इनाम गांव, वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित कुल्ली एक पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के एस टीले क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन सी, दक्कन में जो एस टीले हैं वो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष के रूप में प्रदर्शित होते हैं। व्याख्या देखते हैं। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के लोग किसान कम चरवाहे अधिक थे। वे अपने मवेशियों को किसी कलाविधि में प्रतिवर्ष घर के बाहर बाड़ के डंडों के साथ बांध देते थे, और बाड़ के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था उसे बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि जलाई गई जगह पर एक टीले का निर्माण हो जाता था, जिसे एस टीले कहा जाता था। क्वेश्चन देखते हैं कि उपरोक्त फोटो चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो याद रखिएगा, ये महापाषाण कालीन जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कौन सा प्रारूप प्रदर्शित करता है, तो इसको क्या कहा जाता था, इसको डालमैन कहा जाता था। डालमैन नामक स्थान
के रूप में इसे जाना जाता है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, अब पूरी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, डॉलमेन के नाम से वो चित्र जाना जाता था। उपरोक्त चित्र जो है वो डॉलमेन का है। तो व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों के विविध प्रकारों में से डॉलमेन भी एक प्रमुख महापाषाणिक समाधि है। डॉलमेन समाधि यहाँ जो होती थी वो आयताकार मेज के आकार की होती थी, जिसका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर ही किया जाता था। डॉलमेन केल्टिक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर की मेज। सामान्यतः मृतक को दफनाने के लिए समतल जगह पर संदूक के आकार की कब्र को बनाने के लिए 4 या 4 से अधिक शिलाओं को खड़ा कर दिया जाता था, जिसे आर्थोस्टेट कहा जाता था। डॉलमेन को ऊपर से ढकने के लिए एक या अधिक से शिलाओं का प्रयोग किया जाता था, जिसे ढक्कन कहा जाता था। एक कब्र में एक अथवा अनेक मृतकों को दफनाया जाता था। इस प्रकार के कब्रों का उदाहरण कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तथा तमिलनाडु में चिंगलपेट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए और इनको सही क्रम में लगाइए। और सही क्रम में लगाने पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो इसमें देख लेते हैं। जो दमदमा था, दमदमा मध्य पाषाण काल का क्षेत्र था, जबकि टक्कलकूट ये नवपाषाणकालीन स्थल है। जबकि कोरनूट गुफाएं जो हैं, कोरनूल गुफाएं ये उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। जबकि नैकुंड महापाषाणकालीन स्थल माना जाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या। कोरनेल की गुफाएं उच्च पूर्व पाषाण काल की हैं, जबकि दमदमा मध्य पाषाण काल की एवं टक्कलकूट दक्षिण भारत का नवपाषाणकालीन स्थल है। और नैकुंड भी एक महापाषाणकालीन स्थल है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। और मैं ये कंफर्म बता रहा हूँ कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके मेरे वीडियो से ही आने वाले हैं। तो अभी से तैयारी पे लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, नहीं तो किताबें पढ़ते ही रह जाएंगे, सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो ज्ञात मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, पिथिकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक मानव सदृश प्राणी होमोनिड के रूप में जाने जाते थे, जिसमें रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस अथवा पिथेकैंथ्रोपस, सिनेंथ्रोपस एवं नेडंठल प्रमुख थे। अतः आधुनिक मानव के रूप में होमो सेपियंस का इसी क्रम में प्रादुर्भाव हुआ और होमो सेपियंस के अंतर्गत होमो सेपियंस, नेडंठलिस्ट एवं होमो सेपियंस आते हैं। क्वेश्चन है कि 4 स्थल यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले की संस्कृति की अवस्था पाई जाती है, तो यहाँ पर बलूचिस्तान में मैंने बताया है कि बलूचिस्तान में जो बोलन घाटी है, बोलन घाटी, वहाँ पर मेहरगढ़ जो स्थान है वो नवपाषाणकालीन स्थल है। वो सबसे पहले अवस्था, जो सांस्कृतिक अवस्था पहले पाई जाती है। तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित नवपाषाणकालीन पूरा स्थल मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम कृषि एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ चित्रात्मक ब्रह्मांडों सहित नारी मूर्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न के अन्य विकल्प बनावली, कोटदीजी तथा सुरकोटदा सैंधवकालीन पुरास्थल माने गए हैं, जबकि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका आंसर जो है मेहरगढ़ संबंधित है। नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 को चिन्हित करिए। ये स्थान कहाँ पर दिए गए हैं? तो कौन से हैं? बुर्जहोम है, चिरांद है, नागार्जुनकोंडा है एवं पेरियमपल्ली नामक स्थान को आप बताइए कहाँ कहाँ पर ये स्थित थे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले कई वीडियो में, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अर्थात जो बुर्जहोम था, मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम स्थित है। जबकि चिरांद आप लोगों को बता दिया है कितनी बार बिहार में स्थित है। जबकि नागार्जुनकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश अर्थात तीसरे नंबर पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और परियमपट्टी कहाँ पर स्थित है? परियमपट्टी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चारों स्थल भी आप लोग याद रखिएगा। यह देखते हैं कि बुर्जहोम कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल था। इस नवपाषाणकालीन स्थल पर लोग गर्त आवासों में निवास करते थे। पटना के पास स्थित चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल एक प्रमुख स्थल था, जहां से हड्डी के बने उपकरण सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त पाए गए हैं। और आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुनकोंडा सातवाहन काल का प्रसिद्ध केंद्र था, जहां पर से बहुत ही बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिलते हैं। जबकि तमिलनाडु में स्थित पेरियमपट्टी एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इस प्रकार आप लोगों का आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो वीडियो मैं बना के आप लोगों को दूं 20 से 25 मिनट के बीच में ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। और मेरा लक्ष्य है कि आप लोग इस बार टीजीटी, पीजीटी, एलटी में कोई ना कोई कहीं एक जॉब आप लोग ले लीजिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। जिसको भी टीजीटी, पीजीटी और एलटी में पॉलिटी और
इतिहास से आप लोगों को तैयारी करेंगे तो आप लोगों को मैं पूरे से पूरे क्वेश्चन आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे वो आपको कंपटीशन में ज़रूर दिखाई देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।